नमस्ते। उत्तर प्रदेश का एक दिग्गज वकील हताश होकर जब यह फैसला कर ले कि वह भारत ही छोड़ने जा रहा है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। वह भी तब जब उसके साथ सबसे ज्यादा निष्ठावान जूनियर्स की बाकायदा एक टीम हो और अधिकांश वकील उसे ससम्मान रास्ता दे देते हो। लेकिन इंसाफ का मंदिर का यह दिग्गज वकील आजकल बेहाल और निराश है। वजह है कानून और न्याय के रास्ते में बेईमानी, धोखा, फरेब और बेशुमार रुपए की घूस पलक पावड़े पसरे हैं, चाहे वह सरकारी बेईमानी हो या फिर प्रशासनिक बेईमानी। यह वकील न्यायपालिका के रवैयों पर भी खासा नाराज और हताश है। उसका दम घुटने लगा है। उसका फैसला है कि अब जल्द से जल्द किसी न किसी दूसरे बेहतर देश में बस जाएगा। उसने तो अपनी संपत्ति तक बेचना शुरू कर दिया है। तो इस वकील का नाम है प्रशांत चंद्रा। जी हां, हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में उनका बेहद सम्मान है। समाज में उनके खानदान का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके बाबा बाबू हरगोविंद श्रीवास्तव को अवध बार के न्याय क्षेत्राधिकार की लड़ाई का सेनानी माना जाता है, जिसके चलते अवध के 12 जिले इलाहाबाद हाईकोर्ट से हटकर लखनऊ बेंच को मिल गए थे। प्रशांत चंद्रा के चाचा उमेश चंद्रा प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं और मायावती सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। प्रशांत चंद्रा एंड कंपनी के नाम से प्रशांत की लॉ फर्म किसी परिचय की मोहताज नहीं है कि प्रशांत चंद्रा का पेशा है अराजकता और बेईमानी के खिलाफ अदालती जंग छेड़ना। तो लत्ती के लिए हमने प्रशांत चंद्रा से लंबी बातचीत की और आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान प्रशांत चंद्रा की आंखें बुरी तरह डबडबा गई थी। काला धन एक बहुत ही सुगम रास्ता माना जाता है कि किसी भी चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर लिया जाए। आपको क्या लगता है? उसकी एक वजह है और वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। और क्यों कोई कमेंट नहीं करता है इसके ऊपर, ये भी हमको नहीं समझ में आता है। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। एक बात तो ये है कि मैं ऑन प्रिंसिपल जितना मैं कमाता हूँ वो सब मैं डिक्लेयर करके उस पर मैं टैक्स पे करता हूँ। उसका मैंने खामियाजा भुगता। कैसे? खामियाजा यूँ भुगता कि 1989 ऑनवर्ड्स प्रत्येक वर्ष हमारी स्क्रूटनी होती है। हम कोई रिटर्न फाइल कर दें, सब चीज़ बैंक में इकट्ठा होती है, बैंक में सब हर चीज़ ऑडिट होता है, सब होता है, लेकिन स्क्रूटनी ज़रूर होती है। और करीब करीब हर साल कोई ना कोई डिमांड खड़ी होती है, हर साल कोई अपील होती है और हर साल हम ट्राइब्यूनल से लेके हाई कोर्ट तक लड़ते हैं और जीतते हैं। हम डिमांड कैसी मानी जाती है? कुछ ना कुछ उसमें वो निकाल देते हैं कि साहब ये आपने गलत डिडक्शन ले लिया। हमने आजिज होकर के अपना, हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत जाते थे, आधे टाइम वहाँ रहते थे, तो हमने अपना पूरा टैक्स बेस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बाद भी लखनऊ से नोटिस आती थी। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिसर्स या इनसे कोई मतलब नहीं था उस वक्त। ये टैक्सलेस तो था नहीं, फेसलेस और जो भी कुछ कहिए। यहाँ से नोटिस आती थी तो हमने कहा भाई आपको जुरिडिक्शन ही नहीं, आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है। अनसुनी करके 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख डिमांड निकल जाती थी। असेस करके डिमांड निकल गई और पेनल्टी लेवी हो गई और ये हो गया। हमने रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट कि साहब इनको जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो टोटली विदाउट जुरिडिक्शन ऑर्डर हम अपील फाइल करें, पैसा जमा करें, अपील फाइल करें, काहे के लिए अपील फाइल करें। हाई कोर्ट से सेटिसाइड हो गया। अगले साल फिर उन्होंने यहाँ हमको नोटिस भेजी और फिर असेस कर दिया, फिर असेसमेंट निकाल दिया। हमने कहा भाई आपको अख्तियार नहीं है, हाई कोर्ट कह चुकी है। हाई कोर्ट ने पिछले वाले साल के कहा था, आपकी साल की थोड़ी कहा। अरे कोई पिछले साल में और साल में कोई फर्क थोड़ी आ गया, हम दिल्ली से लखनऊ थोड़ी आ गए। तो ये हैरेसमेंट इनकम टैक्स में है। फिर मैं बीमार हुआ, 6 महीने मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मुझको बता दिया गया बहुत सीरियस एलिमेंट है ये। किसी ने एडवाइस किया, मैं सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में उन्होंने कहा कि साहब आपको मिसडायग्नोज किया गया है और आपका ये ट्रीटमेंट है और आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग ड्रॉन है, एक्सपेंसिव। हमने साहब करिए ट्रीटमेंट, जहाँ तक ऑपरेशन ना हो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हमारा कोई इंश्योरेंस तो सिंगापुर में था नहीं। हमारा 30-35 लाख रुपया पहले वर्ष में खर्च हुआ मेडिकेशन में, जिसकी सब रिसीटेड है, कोई वहाँ कोई, वो हमने अपने रिटर्न में फाइल किया कि साहब ये हमारा मेडिकल में खर्च हुआ है। वो डिसअलाउ हो गया कि साहब ये पर्सनल एक्सपेंस है। मुझको एडवाइस किया गया, मैं गया, मिला जा कर के
चीफ कमिश्नर से मिला, मैंने कहा कि साहब ये तो कोई बात नहीं है। कहले साहब वो तो ये तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये पर्सनल एक्सपेंस है। हमने साहब पर्सनल एक्सपेंस कैसे है? आप मशीनरी ख़राब होती है उसके रिपेयर्स का देते हैं। हमने कहा दूसरे हमको 3 बात का जवाब दे दीजिए आप। पहली बात तो ये कि यू आर इक्वली ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट आई एम। संवैधानिक अधिकार आपके भी उतने ही हैं जितने मेरे हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस करते हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल और या सिटीजन ऑफ इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है आप में हम में। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस नहीं करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइंबर्स करती है। हम बीमार पड़ेंगे तो हमको कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हम ही हुए ना, तो रीइंबर्स करते हैं हम अपने आप को। तो खर्चा हमारा पर्सनल कैसे हुआ? हम जब ठीक हो जाते हैं तो हम फिर आपको टैक्स देते हैं। बीमार होने के पहले हम आपको बराबर टैक्स दे रहे थे। हम लाख रुपए कमाते हैं, 30,000 आपको दे देते हैं। एक साल हम बीमार पड़ गए, हमारा 90,000 रुपया खर्चा हो गया, हम आपको 30,000 टैक्स कहां से दे दें? उसका जवाब मुझको मिलता है ये तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं आप। हमने कहा हाइपोथेटिकल बात की नहीं, आप हमको कानून में बता दीजिए कि ये कहां लिखा है कि अगर हम बीमार होंगे तो आप उसको पर्सनल एक्सपेंस मांगे। कल नहीं, वो तो हम लोग का इंटरप्रिटेशन है। तो ये डिफिकल्टी है, बट आई हैव बिन फेसिंग दिस एंड अल्टीमेटली ये समझ में आया हमको कि सिर्फ हमको इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम टैक्स देते हैं। फिर आप फीस कैश नहीं लेते? कैश लेते हैं तो भी वो जमा कर देते हैं बैंक में और एंट्री हो जाती है, क्योंकि बार काउंसिल का ये प्राविधान है कि आप जिससे फीस लेंगे वो नोट करेंगे सब, जो फ्री करेंगे आपके आपके रजिस्टर में एंट्री होगी फ्री। नहीं, वो तो बहुत से वकील ऐसे हैं, बल्कि जो अधिकांश हैं जो उसको नहीं दिखाते हैं। अब वो उनका अपना ज़मीर है, जो भी कुछ करते हैं वो उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा ये फर्ज है कि जब ये सब होता है हम लोगों के साथ तो हमको क्या लगता है, ना हमको कोई हेल्थ सर्विसेज सरकार की तरफ से प्रोवाइड करता है, ना हमको पानी की व्यवस्था है, हमको अपनी बोरिंग करानी पड़ती है, ना हमको 24 घंटे बिजली का कोई आश्वासन, हमको अपना जनरेटर लगाना पड़ता है। अगर जनरेटर ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। अभी आप बैठे हुए थे, देखिए बिजली गई थी। अगर जनरेटर नहीं होगा तो हम काम कर पाएंगे? यहाँ नहीं कर सकते। कोई सिक्योरिटी हमको नहीं है, हमारा 24 घंटे का गार्ड लगा है, उस पर सब पे हम व्यय करते हैं। स्टेट सपोर्ट हमको कुछ नहीं है। जो हेल्थ और सिक्योरिटी मेन चीजें हैं वो नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है। तो जो हमसे तुम 42% 43% पैसा हमारी इनकम का ले लेते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो छोड़ दीजिए, सब जोड़िएगा तो 90 पैसे 1 रुपये देते हैं गवर्नमेंट को। हमको उसके रिटर्न में देते क्या है आप? अगर हम आज 45 साल की वकालत के बाद आपसे ये कह रहे हैं कि हम इस बिल को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हम कुछ सोच समझ के आपसे कह रहे हैं। छोड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल छोड़ देंगे। मैंने अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। 2 4 10 साल जितने रह गए जिंदगी के, ऐसी जगह रहो, कम से कम चैन से रहो। तो अगर बीमार हो तो एम्बुलेंस तो आ जाए टाइम से, डॉक्टर तो अटेंड कर ले। यहाँ तो बेसिक सर्विसेज नहीं है। व्हाई आर यू चार्जिंग मी मनी टू फीड दीज ब्लाइटर्स, दीज पॉलिटिशियंस, दीज बाबूज जो रिश्वत लेते हैं? कोई काम हमारा नहीं होता बगैर रिश्वत दिए हुए। नहीं, ये हालत केवल ब्यूरोक्रेसी या सरकार में ही नहीं है, आपकी जुडिशरी में भी है, सब जगह है। तो ये रैम्पेंट है। तो शुरुआत आप खुद अपने जुडिशरी में क्यों नहीं करते? जुडिशरी में कोई, हम लोग तो वी आर देयर टू असिस्ट द जुडिशरी टू इम्पार्ट जस्टिस। वी आर नॉट सिटिंग देयर, वी आर नॉट इम्पार्टिंग जस्टिस, वी आर ओनली रेंडरिंग असिस्टेंस इन इम्पार्टिंग जस्टिस। सो वी आर अ वेरी स्मॉल पॉन, वी कांट डू एनीथिंग मच। और अगर हम कुछ करते हैं तो हम सिंगल आउट हो जाते हैं। इसलिए अब हमने कहना बंद कर दिया। अगर हम कुछ कहें किसी के बारे में तो हमको ब्रांडिश किया जाता है कि साहब ये हर चीज को क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो इट इज बेटर दैट इफ दिस कंट्री कैन नॉट टेक अ वैलिड क्रिटिसिज्म प्रॉपर्ली। यू टेल मी, कितने लोगों ने ये कहा है कि दी IAS शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस कंट्री? है कोई कह के देख ले। हम मातहत हैं IAS के, मगर इन लोगों ने बना दिया। लिक्विडेट करने के बाद आप कहां जाएंगे? हम कहीं चले जाएंगे। मतलब भारत में नहीं रहेंगे? एवरी कंट्री जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है वो आपको सिटीजनशिप देती है, वो आपका कम से कम हेल्थ सर्विसेज का ख्याल रखती है। आज पेपर में मैंने पढ़ा कि आप प्राइवेटली अलाउ कर रहे हैं, पैसे देके वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर आप चाहिए तो। ये तो हालत है इस देश की। इंग्लैंड में जहां से
आप जिसका आपने कल्चर इम्बाइब किया, जो आपके ऊपर थ्रस्ट किया गया, इम्बाइब क्या किया, जो थ्रस्ट किया गया, वहां पे भी अगर आप वहां पे रह रहे हैं इंग्लैंड में, तो सबको वैक्सीन लगाई गई। छोटा सा देश है, लेकिन सब फ्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ख्याल है कि एक बेसिक ह्यूमन वेलबींग का सबको ख्याल है, या कुछ नहीं तो काहे के लिए करें, किसके लिए काम करें? अगर हम 2:30 बजे रात तक काम करते हैं तो इनकम टैक्स अफसर आकर के तो यहां नहीं बत्ती जला के खड़ा होता है कि साहब आप काम कर लीजिए। हैरेसमेंट के अलावा कुछ है? वाई? अगर हम कल से टैक्स देना बंद कर दे, चोरी करें, न बताए कि हमने कितना कमाया, हम जिससे चाहे, हम तो जो कमांड करेंगे हमको मिलेगा। आज हम कहेंगे नहीं साहब हम कैश लेंगे तो वही करेंगे, हमको आदमी कैश देगा। आप कब तक छोड़ेंगे भारत? हम तो अपॉर्चुन मोमेंट होगा हम छोड़ देंगे, और केसेस? हमारा बस चलेगा हम कल छोड़ देंगे। और जो केसेस हैं, केसेस क्या, कोई इंडिस्पेंसिबल थोड़ी होता है। तो इतना हैरेस हो गया है यहाँ का आदमी, मजबूरी में रह रहा है। प्रशांत चंद्रा का यह दर्द उनका निजी हो सकता है, लेकिन कम से कम इससे इतना तो पता चली जाता है कि हम लगातार जहन्नुम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि सच हमेशा सच ही होता है। एक तरफ झूठ में स्वार्थ, चापलूसी, बेईमानी और धोखाधड़ी की चाशनी होती है, जबकि सच में धधकती हुई आग। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे व्यक्तियों पर और किसी दूसरे माहौल पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो YouTube पर दौलती को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दौलती कैसे लगाई जाती है।